इच्छाओं के मोह पाश में फंसी विभावरी, न जाने कब कोलकाता से चली एक आम मासूम लड़की विभा से विभावरी बन गई और अपने परिवार वालों की एक एक इच्छा को पूरा करते करते एक मामूली औरत से एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन में कन्वर्ट हो गई। समाज की नज़रों में सफ़ेद पोश औरत, इज्जतदार औरत के लिबादे में लिपटी हुई विभावरी असल में एक ऐसे कारोबार की मालकिन थी जिसको कोई भी शरीफ परिवार कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और इस बात की खबर या विभावरी को थी या विभावरी की अम्मा को थी। बाकी सब तो बस विभावरी के विभा से विभावरी बन जाने के सफ़र में ही ओत पोत हुए जा रहे थे, क्योंकि कलकत्ता से चंद रुपए लेके चलने वाली विभावरी आज अपने घर में हर महीने लाखों रुपए भेजती थी और मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसे इलाके में रहती थी और ऐसे घर में रहती थी जहाँ बड़े बड़े लोग भी रहने से पहले सोचें या इरादा करें। खैर, जो विभावरी के साथ हुआ वो हर दूसरी छोटे शहर से आई लड़की के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छाओं के मोह पाश के बलि चढ़ जाना आज की हर दूसरी औरत की कहानी है। विभा जो अपने शहर में अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के चलते अपने बाबा के पास जाती और उनसे चंद सिक्के चंद रुपए लेके कूदती फांदती खेलती और खुश हो जाती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाबा के जिस्मानी बीमारियों के चलते गिर जाने से कच्ची उम्र में उसके कंधों पे जो गृहस्थी का बोझ आ जाएगा, उसके चलते वो विभावरी से कब एक ऐसी औरत में कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, जो कि हमारे समाज में एक बहुत बड़े रुतबे को संभालने वाली औरत, लेकिन अंदर से एकदम खोखली और अपनी ही इच्छाओं के मोह पाश के चलते एक बिकी हुई रूह की मालिक हो जाएगी। विभा एक मशीन के समान थी। सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, उनको मैनेज करना, इवेंट्स को देखना, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी कारों में, बड़ी बड़ी कोठियों में जाके उन लोगों को खुशी का हर सामान मुहैया करवाना और उनकी बड़ी बड़ी पार्टियों में खुद और अपने साथ अपने जैसी कई विभाओं को साज सज्जा का सामान बना के सजाना, यही विभावरी का काम था, जिनको मुंबई जैसे शहरों में इवेंट मैनेजर्स भी बोला जाता है। विभा ये करते करते उम्र के उस ढलान पे आ चुकी थी जहाँ हाथों की मेहंदी बालों में लगनी शुरू हो जाती है। अपनी अधकचड़ी उम्र से
आज वो अधपके बालों वाली उम्र में आ चुकी थी। न जाने कब उसकी अल्हड़ उम्र, किलकारियाँ मारती कच्ची जवानी उन्हीं कलकत्ता की गलियों में खो गई और वो यहाँ आके मुंबई में एक पकी हुई अधकचड़ी सोच वाली औरत से, एक पके हुए बालों वाली मजबूत सोच वाली औरत बन गई। विभा दिन रात अपने पिता की जिम्मेवारियों को पूरा करते 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 खुद कब उस मुकाम पे आके बैठ गई, खड़ी हो गई जहाँ स्वयं उसके पिता हुआ करते थे, वो नहीं जानती थी। आज उसके घर में हर फैसला, हर ज़रूरत, हर चीज़ का रख रखाव, बर्ताव विभा के से पूछ के किया जाता था। लेकिन खुद विभा का ही उस घर में जाना और अपनी इस उम्र में आने के बाद भी विवाह बंधन में बंधने के बारे में सोचना, ये खुद विभा की किस्मत में और हाथों में नहीं रहा था। विभा के देखते देखते उसका घर महल नुमा बन चुका था। उसके बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन उसकी अपनी सुंदर आंखों के ऊपर मोटा चश्मा चढ़ चुका था। उसके रेशमी काले हसीन बालों पे आज वो खिजाब लगाती थी ताकि उम्र की अपनी उस शाम को छुपाने के लिए। एक दिन एक बहुत बड़ी पार्टी के दौरान जब विवाह हाथों में जाम लिए और गले में कीमती हीरों का नेकलेस पहने पार्टी के कोने में बैठी कुछ बड़े अफसरात के दरमियान बातचीत कर रही थी। देखने को विभा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अंदर से एकदम खाली और अजीब सी कपकपी से भरी हुई, जो उस पार्टी के धुएं और शोर और रोशनी में खुश तो बिल्कुल नहीं थी। विभा उन घटिया मर्दों के ठहाकों के बीच में एक हल्की मुस्कान अपने चेहरे पे ओढ़े बैठी हुई थी। तो अचानक उसको महसूस हुआ कि दो तेज निगाहें उसका पीछा कर रही थी, लगातार उसको घूरती जा रही थी। विभा ने जब सर ऊपर उठा के देखा तो कुछ 100 कदम की दूरी पे एक बहुत ही दिलकश नौजवान उसी की तरफ कुर्सी घुमा के बैठा लगातार उसको देखे जा रहा था। जब विभा ने उसको देखा या विभा की नज़रें उससे टकराई, विभा को बड़ा अजीब लगा। उसने थोड़ा घूर के देखा उसको असहज होके, लेकिन उसको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर विभा को लगा कि ये कोई पुतला उतला तो नहीं है जो एक टकी लगाए उसकी तरफ देखे जा रहा है। इसी का अनुमान अपना लगाए वो उठ के उसकी तरफ गई कि देखो असल भी है या नकल है। गई देखने तो उसके करीब पहुंचती उससे पहले ही वो उठ के खड़ा हो गया और एक बड़ी दिलकश स्माइल के साथ उसने विभावरी को बोला, हेलो मिस विभावरी, कैसे हो आप? विभा के कदम ठिठक गए और वो कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, एम आई नो यू मिस्टर? उसने बोला, आप तो नहीं जानते क्योंकि हम इतने खास नहीं हैं कि आप हमें जाने, लेकिन हम आपको जानते हैं क्योंकि आप इतने बड़े हैं कि आपको यहाँ आया हर वो शख्स जानता है जिसे आपकी ज़रूरत है।
विभा के चेहरे पे वही चिरपरिचित समाइल जो वो कब से ओढ़े बैठी थी फिर से आ गई। उसे लगा लो एक और क्षमा का दीवाना। विभा जो उसके दिलकश अंदाज में खिंची चली आई थी, वो अचानक से पीठ मोड़ वापस अपनी जगह पे जाने को मुड़ी तो उसी दिलकश आवाज ने फिर पुकारा, मैं आदित्य। लोग मुझे आदि भी बोलते हैं। आप मेरे ही पिताजी की पार्टी में आई हैं। विभा पीछे मुड़ी, देखा उसके सामने एक बहुत ही दिलकश जवान नौजवान था। कोई भी उसको देख आह भरे बिना ना रह सके। विभा ने बोला, ओह, खुशी हुई आपसे मिलके। आपके पिताजी की तो मैंने कई पार्टियां मैनेज करी हैं, लेकिन आपको पहली बार देखा। नौजवान ने फिर एक बार वही हंसी बिखेरते हुए बोला, हाँ, मैं अमेरिका से 2 दिन पहले ही लौटा हूँ, लेकिन डैडी की पार्टीज़ के कैसेट वहाँ आते रहते थे तो मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। विभा और वो घंटों बातें करते रहे। खाना पीना भी एक साथ हुआ। उसके बाद क्योंकि विभा उसके पिता की कंपनी में ही इवेंट मैनेजर का काम करती थी, तो अक्सर इन दोनों का पार्टीज़ पे मिलना जुलना होने लगा। फिर धीरे धीरे पार्टीज़ के बिना भी मिलने लगे और फिर ऐसा समय आया कि विभा को उसके पिता ने आदित्य के साथ अमेरिका किसी इवेंट को मैनेज करने के लिए भेजा। विभा जैसी औरतें जब इवेंट मैनेजमेंट के लिए बाहर जाया करती हैं तो इनको किस तरह और कहाँ रखा जाता है, इसको आदित्य अच्छे से जानता था। विभा आज बिजनेस क्लास सीट में आदित्य के बगल में बैठी थी। बहुत ही दिलकश लिबास, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेडी के रूप में। आदित्य कब से उसको देखे जा रहा था, मानो संगमरमर की मूरत और आंखों की जगह तो नीले कांच जड़े हुए, उंगलियां ऐसी मरमरी कि छूने को हर मर्द का दिल तरसे। ऐसी खूबसूरती की मूरत उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। वो उसको छूना चाहता था, पास आना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जबकि उसके पिता ने विभा को उसके साथ इसीलिए भेजा था कि वो जो विभा के लिए ख्वाब देखता था उनको पूरे कर ले। अमेरिका में पहुंच बिजनेस की मीटिंग्स को पूरे करते हुए आदित्य विभा को लेके खूब घूमता रहा। विभा और इवेंट मैनेजमेंट्स के लिए भी जाती रही, जहाँ जहाँ उसको उसके पिता की कॉल आती वो जाती। आदित्य सब खामोशी से देख रहा था। फिर एक दिन जब विभा सर नीचा किए उदासी से बैठी हुई थी तो अचानक से आदित्य जैसे प्रकट हुआ, जैसी उसकी आदत थी, और विभा को चौंका दिया। विभा बोली, अरे तुम तो किसी और शहर में गए थे ना कुछ मीटिंग्स के लिए। और विभा नहीं गई थी क्योंकि विभा ठीक फील नहीं कर रही थी। उसने बोला, हाँ गया तो था, बट अच्छा नहीं लगा, लौट आया। सोचा चलो आज तुम्हारे साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या।
विभा के चेहरे पे थोड़ी राहत की स्माइल आ गई। वो अक्सर जब आदित्य के साथ होती तो ऐसी ही राहत की स्माइल में रहती, हल्का फील करती। फिर आदित्य उसके सामने की कुर्सी पे जम गया और अपनी कोहनी में दोनों हाथों का दिया बना के अपनी कोहनी उस पर टिका के उसको एक टक देखने लगा। विभा पहले तो अपने में खोई सर नीचे झुकाए बैठी रही। सामने उसकी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। फिर उसको लगा कि वही नज़रें फिर उसका पीछा कर रही हैं। जब उसने सर उठाया तो देखा कि आदित्य बड़े इत्मीनान से एक टक उसे ताक रहा था। विभा ने बोला, क्या हुआ? आदित्य ने बोला, तुमसे कुछ कहना है। विभा ने बोला, हाँ हाँ कहो। कुछ कमी रह गई क्या मेरी तरफ से? क्योंकि वो जानती थी कि अभी तक आदित्य ने उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था जिस तरह से उसके पिता ने उसको रख रखा था इस कंपनी में। आदित्य ने बोला, मुझसे शादी करोगी? बहुत देर तक चुप्पी दोनों के दरमियान तनी रही। विभा कुछ ना बोल पाई, बस उसकी आंखें डबडबा गई और जब उसने आंखें परे करी तो वो बह गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। काफी देर बाद चुप्पी को तोड़ते हुए आदित्य ने कहा, विभा मैं बच्चा नहीं हूँ। पहले दिन से जब तुम्हारी कैसेट्स डैड बाहर भेजते थे मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने यहाँ भी बिजनेस स्टेबल कर रखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें हम जैसों के बिजनेस में क्या मुकाम रखती हैं। तुम वो सिक्के हो जिन्हें चला के हम लोग अपने कामों को ऊपर चढ़ाते हैं, बनाते हैं। विभा ने कहा, सुंदर लगती हूँ मैं तुम्हें, तो मेरा ही रूप, मेरा ही आकार, लेकिन शराफत से भरा हुआ। कलकत्ता में मेरे घर में तुम्हें मिल जाएगा, मेरी छोटी बहन के रूप में। कोमल, उसे अपनाओ, उसे अपनी बनाओ अगर मेरी मदद करना चाहते हो। आदित्य ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ठीक है, तय रहा। मैं तुम्हारे साथ कलकत्ता चलूँगा और कोमल से शादी तय की जाएगी। विभा ने घर में फ़ोन किया, बोला, सब बताया कि इतना बड़ा परिवार है और कोमल से शादी करना चाहते हैं। कोमल उसकी छोटी बहन जो कि इंजीनियरिंग पास कर चुकी थी और अब विभा के पास मुंबई आके काम करना चाहती थी, बट विभा उसको अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोमल यहाँ आई तो उसको उसकी बहन की परिस्थितियों का पता लग जाएगा। सारा परिवार कलकत्ता पहुंचा विभावरी के साथ और घर में एक मेले सा माहौल हो गया। शादी तय हो गई, लेकिन शादी तय हुई आदित्य के एक दोस्त, करीबी दोस्त के साथ, कोमल की। और आदित्य ने हाथ मांगा विभा का, विभा की माँ से। विभा की माँ बहुत डरी हुई थी। उसने विभा को बोला, तूने क्या इसको अपनी सच्चाई नहीं बताई है? क्यों तेरा हाथ मांग रहा? विभा ने बोला, माँ मैंने सब बता दिया है।
इसके परिवार वाले भी सब जानते, मैं बहुत हैरान हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये माँ बेटी जब एक दूसरे से दुखड़ा रो रही थी तो आदित्य उनके पास आया और कहा कि तुम जो थी उससे मेरा सरोकार है, तुम जो हो उससे मेरा सरोकार नहीं, क्योंकि तुम जो थी वो तुम्हारी सच्चाई है और तुम जो हो वो हम जैसों के या इस समाज की तकियानुस सोच की देन है। और तुम जो थी वो ही मुझे चाहिए, क्योंकि वो ही सच्चाई है। और तुम जो हो वो ना तो सच्चाई है और ना ही तुम्हारी बनाई हुई कोई ऐसी सोच है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ये केवल इच्छाओं के मोह पाश की रची हुई इबारत है, जिसको जैसे तुमने रचा था वैसे ही हम इसको ख़त्म कर देंगे और मुझे मिलेगी वही विभा जो कलकत्ता से चली थी मुंबई के लिए। विभा माँ के गले लग रोई जा रही थी, बोली मेरे पास कुछ नहीं बचा आज तुम्हें देने को। आदित्य ने बोला मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ विभा चाहिए और वो मैं ले जाऊंगा। रही इच्छाओं के मोहपाश में जकड़ी विभावरी, तो उसको हम कलकत्ता के समुद्र में डुबा देंगे। तो बस इस तरह से एक हीरा दिल लड़के ने इच्छाओं के मुंह पाश में जकड़ी एक नाजुक सी चिड़ैया विभा को आज़ाद करवाया और अपनी सपनों की दुनिया में ले आया, अपनी सपनों की गुड़िया बना के। विभा बहुत खुश थी, उसको ज़िंदगी ने एक बार फिर से ज़िंदगी जीने का मौका दिया था और इच्छाओं के मोह पाश से उसको मुक्ति मिली थी। काश ऐसी कीमती मौका और ऐसी बढ़िया सच्चाई हर लड़की को मिल पाए जो विभा से विभावरी हो गई, इच्छाओं के मोह पाश में जकड़ी जकड़ी।